नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व प्रणाली। मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टीचिंग या किसी अदर एग्जाम की, तो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ही डिटेल में आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने त्रिदिशाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, या इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपका जवाब जरूर देंगे। जैसा कि हमारा नियम है, क्लास शुरू करने से पहले हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको नमन करते हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज का टॉपिक है ब्रिटिश भारत में भू राजस्व नीतियां, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन ब्रिटिश इंडिया। तीन तरह के मुख्य तौर पर जो व्यवस्थाएं थी, जिसमें स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, इसके अलावा रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये तीन सिस्टम मुख्य तौर पर थे जो ब्रिटिश इंडिया में राजस्व वसूली करने के लिए लगाए गए थे। इन तीनों सिस्टम को हम बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ेंगे आज की क्लास में। सबसे पहला जो सिस्टम आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, परमानेंट सेटलमेंट, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया जाता है और बंगाल में इसकी शुरुआत होती है। दूसरा रैयतवाड़ी, जो किसानों के साथ में एक व्यवस्था थी, ये थॉमस मुनरो के समय पर होती है शुरू और मद्रास में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट महालवाड़ी सिस्टम, जो विलियम बेंटिक के टाइम में शुरू होती है और जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का जो भाग है, उसमें मुख्य तौर पर इसे लागू किया गया था। डिटेल में इसको देखते हैं। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व नीतियां शुरू करने का एक मुख्य कारण ये भी था कि राजस्व वसूली करने के लिए या जो टैक्स है उसको इकट्ठा करने के लिए एक हमें सिस्टम की जरूरत थी किसानों को, क्योंकि परंपरागत जो भी आय के स्रोत थे उनमें कृषि एक मुख्य भूमिका अदा करती थी व्यापार के अलावा। मुगलों के टाइम पे भी लगान देने की व्यवस्थाएं चली आ रही थी। उन्हीं व्यवस्थाओं को अमूमन अंग्रेजों ने कुछ समय तक बिना किसी परंपरागत ढांचे में परिवर्तन किए जारी रखा। उसमें से सबसे पहली जो व्यवस्था थी वो थी इजारेदारी प्रथा। 1765 में आप लोग जानते हैं कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद, इस संधि से अंग्रेजों को बिहार, बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी प्राप्त होने का मतलब ये हो गया कि अब ये वहां से राजस्व वसूल कर सकते थे। चूंकि कंपनी के खर्चों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही थी, लगातार युद्ध में फंसे थे। दूसरी बात ये थी कि अधिकारी रखने के लिए, सेना रखने के लिए भी उनको खर्च की जरूरत थी, जो खर्च भूमि राजस्व से पूरा हो सकता था। इसीलिए इन्होंने कुछ समय तक जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसको रखा और बाद में जाकर के अपने हिसाब से राजस्व को ज्यादा से ज्यादा वसूल करने के लिए जो परंपरागत ढांचा था उसमें परिवर्तन किया। इजारेदारी प्रथा की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो इजारेदारी प्रथा मुगलों के समय से ये चल रही थी। और मुगलों में भी जब जहांदार शाह का जो टाइम था, जहांदार शाह का टाइम था 1712 के आसपास, जहांदार शाह के टाइम से ही ये व्यवस्था चलती आ रही थी। जब 1772 आता है, मतलब 1765 से 71 तक कोई मेजर चेंज नहीं होते हैं यहाँ पर, लेकिन 1772 में इजारेदारी प्रथा में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं और थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। फिर इसके बाद में इसी व्यवस्था के अंदर ये आगे जा करके जब लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है तो उसे स्थायी बंदोबस्त का नाम दे दिया जाता है, या जमींदारी व्यवस्थाओं का इसको नाम दे दिया जाता है। इजारेदारी प्रथा में मुख्यतः जैसे मान लीजिए ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर नीलामी की जाती थी। नीलामी करने के बाद में जो मान लीजिए 10 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं इस नीलामी करने के लिए, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था जमीन उसके हिस्से में आ जाती थी। यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
अब इस सी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई और जमीन इसके लिए एक सीमित समय के लिए ये जमीन संबंधी जो अधिकार थे वो सी के पास में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सी किसानों की मदद से इस जमीन पर खेती करवाते हैं और उनसे राजस्व की वसूली करते हैं। और जो राजस्व आता है यहाँ पे मतलब किसान है, किसान दे रहे हैं इजारेदार को, ठीक है, और इजारेदार दे रहा सरकार को। पहले ये मुगलों के टाइम पर जो बादशाह होते थे उनके यहाँ सरकारी खजाने में चले जाते थे। प्रोसेस यही था, किसान से इजारेदार और इजारेदार से सरकार के पास में ये राजस्व जाता था। इसमें जो इजारेदार होता था वो अपनी जो राजस्व सरकार को देना है वो तो वसूल करता ही था। मान लीजिए इसको सरकार को देना है 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए इनसे ना वसूल करके 10,000 में 2,000 अपने भी एक्स्ट्रा वसूल करता था। तो किसानों पर टोटल मिला करके 12,000 का भू राजस्व यानी लगान की अदायगी करनी पड़ती थी। ये व्यवस्था थी इजारेदारी प्रथा। जब यही व्यवस्था एक लंबे समय के लिए होती है, लंबे समय से मतलब होता है कि जब ये टेन्योर 10 साल के लिए चला जाता है तो ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, जिसमें जमींदार एक बिचौलिए की भूमिका में प्रस्तुत होते हैं। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आया होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना इजारेदारी क्या है। तो स्थायी बंदोबस्त का ही दूसरा नाम इस्तेमरारी बंदोबस्त या फिर जमींदारी सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ये थी जिसमें बिचौलियों की एक अच्छी खासी भूमिका थी। नेक्स्ट होती है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, रैयत का मतलब होता है किसान। यहाँ पर मुख्य तौर पर किसानों के साथ में ही जो लेन देन संबंधित मामला थे वो किए जाते थे, यानी डायरेक्ट जो टैक्स पे करते थे वो किसान पे करते थे। बिचौलिए जो यहाँ पर थे, जो जमींदारी वर्ग जो था एक, उसकी यहाँ पर भूमिका ना के बराबर हो गई थी, यानी खत्म कर दिया था। तीसरा मुख्य संबंध आता है महालवाड़ी व्यवस्था, जो मुख्य तौर पर दक्षिण भारत के क्षेत्र में लगाई गई थी। महाल का मतलब होता है प्रधान, ठीक है, महाल का मतलब होता है प्रधान या सरपंच। अब ये सारे के सारे गांव के जितने भी किसान थे वो जाकर के प्रधान को अपना टैक्स देते थे और प्रधान जाकर के गवर्नमेंट को देता था। इस तरीके से ये तीनों व्यवस्थाएं काम कर रही थी। अब थोड़ा इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली जो व्यवस्था है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इजारेदारी प्रथा। इसको समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे एक सीन, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जमीन की नीलामी यहाँ पर चल रही है, ऑक्शंस हो रहे हैं, बोली लगाई जा रही है और ये सब जमींदार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो हाईएस्ट जो बिडर रहेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा बोलियां लगाने वाले रहेंगे, हाईएस्ट बिडर को जो जमीन है वो एक निश्चित समय सीमा के लिए दे दी जाएगी लगान वसूली करने के लिए। ये था इजारेदारी प्रथा वाला सिस्टम या जमींदारी प्रथा जिसको कहते हैं। मुख्य तौर पर इजारेदारी जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत होती है 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 71 तक कोई मेजर बदलाव नहीं है, 65 से लेकर के 71 तक। लेकिन 72 में इन्होंने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। मुख्य तौर पर क्योंकि ये इसका जो एरिया था वो पड़ता था बंगाल, तो ये जो व्यवस्था थी वो मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि बंगाल में ही लागू की गई। मुख्य उद्देश्य इसका जो था, एम इन लोगों का था ज्यादा से ज्यादा धन, जितना हो सके उतना अधिक धन इन लोगों को चाहिए था, तो ज्यादा भू राजस्व की प्राप्ति ये कर सके, उनको वसूल कर सके, इसके लिए ही इन्होंने ये सिस्टम लागू किया था। इजारेदारी जो प्रथा है उसकी मुख्य तौर पर इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकेशन इसमें दो थी। एक तो ये थी, ये जो नीलामी होती थी, वो जो ठेका दिया जाता था वो प्रत्येक 5 साल के लिए दिया जाता था, ठीक है, यानी प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में फिर से नीलामी होगी और फिर से जो जमींदारी है वो किसी और के पास में जा सकती है। यानी प्रत्येक 5 वर्ष के लिए ये होती थी, यानी इसको आप कह सकते हैं पंचवर्षीय ठेके की ये व्यवस्था थी, पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था, ठीक है। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी हाईएस्ट बिडर को ये जमीन दे दी जाती थी। तो जिसकी जो हाईएस्ट बिडर का मतलब होगा जो जितनी ज्यादा अधिक बोली लगाएगा उसके पास में जमीन चली जाती थी, यानी अधिक बोली वाला सिस्टम यहाँ पर आप कह सकते हैं, अधिक बोली लगाने वाले को ही जमीन दी जाती थी।
ठीक है, ये 2 स्पेसिफिकेशन थी, जो जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा राजस्व के लिए उसके पास में ज़मीन चली जाएगी, और पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था पर ये व्यवस्था आधारित थी। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस व्यवस्था से कंपनी को कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि इस व्यवस्था से क्या हुआ, वसूली में अस्थिरता आ गई। इन लोगों को एक्चुअली में आ गया था लालच, और ये चाहते थे कि इससे तो जो इनकम है वो जो ठेका है वो 5 साल के लिए दिया गया। लेकिन महँगाई और युद्धों की ज़रूरतें वो जल्दी-जल्दी परिवर्तित हो रही हैं। अब नीलामी लगेगी तो हर साल बढ़ेगी ना ज़मीन। मान लीजिए कि इस बार किसी ने जो ज़मीन खरीदी है, वो 10,000 रुपए पे खरीद ली है। तो अब 10,000 रुपए ये 5 साल के लिए टेंडर हो गया। इन्होंने सोचा कि है ना नहीं, इसको हमें ना हर साल पे कर लेते हैं, यानी अब प्रति वर्ष इन्होंने नीलामी लगाने का निश्चय किया, क्योंकि इनको लगा कि मान लीजिए लोवेस्ट प्राइस तो अभी तो 10,000 का है। नेक्स्ट ईयर जब होगी ऑक्शंस, उसमें ये प्राइस हम मिनिमम 10,000 रखेंगे और 10,000 के अबव जाएगी, जिससे कि अब जो गुंजाइश थी वो 12,000 हो सकती थी या इससे ज़्यादा हो सकती थी। तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि जो 5 साल के लिए 5 साल के लिए इनको 10,000 रुपए मिल रहे थे, अब वो नेक्स्ट ईयर यानी हर नेक्स्ट ईयर में बढ़ सकता था। इसी लालचवश इन्होंने इस व्यवस्था को प्रत्येक 5 वर्ष की बजाय प्रत्येक साल यानी हर जो नया साल जब आता था उसमें ऑक्शंस की जाती थी, नीलामी की जाती थी ज़मीन की। अब इसका एक मुख्य कारण दोष ये भी रहा कि क्योंकि अब हर साल हो रही है, प्रत्येक वर्ष होने की वजह से अनुमान जो था बजट का वो इन लोगों को लगाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अनुमान मुश्किल हुआ। एक अस्थिरता यहाँ पर देखने को मिलेगी आय में, ठीक है? आय में अस्थिरता यहाँ देखने को मिली, जिसकी वजह से ये जो व्यवस्था थी वो पहली जो व्यवस्था थी इजारेदारी की जो प्रत्येक 5 साल में आती है, उसकी अपेक्षा ये असफल घोषित हुई। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी पहली जो ऑक्शंस हुई वो 1772 में हो गई 5 साल के लिए। तो अगली बार से जो ये व्यवस्था प्रत्येक साल वाली जो व्यवस्था लागू की गई थी, वो 1772 प्लस 5 जब आप करके देखेंगे तो 1777 में प्रत्येक यानी 1 ईयर वाला जो सिस्टम है वो 1777 में लागू कर दिया। ठीक है? ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा असफल रही, क्योंकि इसमें जो भू राजस्व की दर और वसूल की गई राशि की मात्रा हर साल चेंज होती थी, परिवर्तित होने लगी। इससे कंपनी को भी एक अनिश्चितता होती थी कि अगले वर्ष कितना लगान वसूल होगा। दूसरा ये भी था, एक इसका सेकंड और एक दोष यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आय में अस्थिरता, तो बजट का अनुमान लगाना मुश्किल, प्रत्येक वर्ष चेंज हो रहे थे। अब प्रत्येक वर्ष जो ज़मींदार थे, इसके जो बिचौलिया थे, जो ओनर थे, प्रत्येक वर्ष जब ओनर चेंज होगा, तो यहाँ पर भूमि सुधार संबंधित जो काम थे वो नहीं होते, यानी भू सुधार नहीं हो पाए। क्योंकि 1 साल के लिए जब ज़मीन मिल रही है किसी भी बोली लगाने वाले को, तो 1 साल होने की वजह से उन्होंने ज़मीन में कोई मेजर सुधार करने की नहीं सोची, केवल उत्पादन जितना वो कर सकते थे वहाँ से उतना उत्पादन उन्होंने करने की सोची, मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ से उठाने की सोची, जिसकी वजह से उन्होंने और उनको ये भी पता था कि अगले साल ज़मीन उनके पास नहीं रहनी है, इसीलिए यहाँ पर कोई भू सुधार नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से जो ज़मीन की हालत थी वो हर साल दर साल खराब होने लग गई। भूमि सुधारों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करना चाहते थे, इसीलिए एक मेजर इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है, और वो पड़ता है किसानों का उत्पीड़न, ठीक है? यहाँ पर किसानों का उत्पीड़न हमें देखने को मिला, शोषण होने लग जाता है किसानों का उत्पीड़न, क्योंकि हर साल जो जमींदार थे वो तो बदल रहे थे, लेकिन उस लैंड ऑफ पीस के ऊपर जो खेती करवाई जाती थी वो किसानों की मदद से करवाई जाती थी, और उनसे जो वसूल किया जाता था उसका अमाउंट ज्यादा होता था, जिसकी वजह से किसानों का उत्पीड़न होता था। और ये जो भी इजारेदार थे या बिचौलियों वाला जो सिस्टम था, वो पूरी की पूरी जो राजस्व वसूल करते थे वो सारा कंपनी को नहीं देते थे, बल्कि कंपनी को एक सीमित मात्रा में देते थे, और कंगाल हो रहे थे यहाँ पर किसान, क्योंकि उनसे ज़्यादा वसूल किया जा रहा था। तो ये व्यवस्था कुल मिलाकर के काफ़ी दोषपूर्ण थी, लेकिन फिर भी क्योंकि हर साल चेंज हो रहा था, इससे कंपनी की आय में एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है, किसानों का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है।
कितनी उम्मीद है आप लोगों को इजारेदारी प्रथा का सिस्टम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हर साल जब जो सिस्टम हो रहा था नीलामी का, इसकी वजह से भूमि सुधार नहीं हुए, आय की अनिश्चितता बनी रही। इन सभी तमाम कमियों को दूर करने के लिए इस व्यवस्था में एक परिवर्तन किया जाता है। और जब कार्नवालिस आते हैं, कार्नवालिस से इनसे कहा जाता है कि आपको ज़मीन में कुछ मेजर जो इम्प्रूवमेंट करने हैं, सुधार करने हैं, ठीक है? क्योंकि जो दोषपूर्ण व्यवस्था थी, जिसमें भू सुधार नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से जो कृषि है उसका एक प्रभाव यानी डिक्लाइन प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। तो जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप जो राजस्व व्यवस्था है इसको थोड़ा दुरुस्त कीजिए, क्योंकि अभी पर्याप्त वाद विवाद की स्थिति बनी रही थी प्रतिवर्ष ठेके की वजह से। तो कॉर्नवालिस ने एक सोचा कि एक हम जो प्रतिवर्ष की बजाय एक निश्चित समय के लिए एक समझौता करते हैं, और इस निश्चित समय के लिए जब भू राजस्व निश्चित किया जाएगा, तो इससे भू राजस्व की निश्चितता के लिए इन्होंने एक समझौता करने की सोची। और वो समझौता करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि समझौता किससे किया जाए, पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में दिया जाए, या फिर कितने सालों के लिए समझौता किया जाए। ये जब सारी की सारी बातों पर विचार किया जा रहा था, तो उस संबंध में जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट और खुद कॉर्नवालिस, ये जो तीनों लोग थे, इनमें आपसी काफी मतभेद थे। लेकिन कुल मिलाकर के जब समझौता हुआ, तो आपसी सहमति से इन्होंने 1790 में एक समझौता किया किस जमींदारों के साथ। 1790 में जमींदारों के साथ समझौता होता है कि जो लगान है वो कितने वर्षों के लिए वसूल निश्चित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, 10 वर्षों के लिए। ठीक है, ये समझौता हो गया जमींदारों के साथ 10 वर्षों के लिए। जब ये समझौता होता है, इसे लागू कर दिया जाता है 22 मार्च 1793 में। ठीक है, जमींदारों के साथ कॉर्नवालिस आते हैं, कॉर्नवालिस एक समझौता करते हैं भू राजस्व को निश्चित करने के लिए, जिसे 22 मार्च 1793 से लागू किया जाता है। और ये जो बंदोबस्त होता है, ये जो समझौता होता है, यहाँ पर यही समझौता होता है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस के समय पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में ये निश्चित करते हैं स्थायी समझौते को। और इसकी जो खासियत बात थी वो ये था कि उस समय के जो ब्रिटिश इंडिया थे उसके 19% भाग पर ये व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें मेजर तौर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत का बनारस प्रखंड और कर्नाटक का हिस्सा शामिल था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनके की दीवानी थी इनके पास में। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावा बाद में बनारस क्षेत्र जो यूपी का है और कर्नाटक में इसे लागू किया गया। मैप के नज़रिए से देखा जाए इसे, तो परमानेंट सेटलमेंट, जहाँ पर ये जो ग्रीन एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये परमानेंट सेटलमेंट का एरिया है। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी वाला पार्ट और थोड़ा-सा इसमें साउथ का जो कर्नाटक वाला क्षेत्र था, वो इसमें शामिल किया गया था। कुल मिलाकर के 19% भाग पर ये व्यवस्था लागू की गई थी। उम्मीद है परमानेंट सेटलमेंट का ये सिस्टम आप लोगों को समझ आया होगा। इसे ज़मींदारी भी कहा जाता है इस व्यवस्था को। ज़मींदारी व्यवस्था में जो टैक्स वसूल किया जाता था, उसको एक यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो टॉप पर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बीच में थे ज़मींदार जिसको बिचौलिया वर्ग कहा गया, और सबसे नीचे थे किसान। किसान जो ज़मीन थी उसके ऊपर खेती करते थे, बदले में अपनी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा लगान के रूप में ज़मींदारों को जमा करते थे, और जो जमींदार थे वो टैक्स फिर देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कुल मिलाकर के जो जितना भी लगान वसूल किया जा रहा था यानी भू राजस्व का, कि जो कुल रकम थी, मान लीजिए कि कुल रकम थी 11,000 रुपए, तो इस 11,000 में से 10 हिस्से देने पड़ते थे वो कंपनी को, और 1 हिस्सा लेता था ज़मींदार। कुल मिलाकर के अगर 11,000 पे किसी ने कंपनी से भू राजस्व की नीलामी के टाइम पे ज़मीन ली है, तो 10वां हिस्सा यानी 10,000 रुपए जाएँगे कंपनी को और 1,000 रुपए रखेगा ज़मींदार।
लेकिन ये जमींदार जो था ना वो केवल 1000 में मानता नहीं था। ये किसानों से ज्यादा भू राजस्व वसूल करता था, ठीक है? और तय की गई जो रकम है उससे अधिक की जब ये वसूली करता था, सपोज कीजिए कि इसने 11,000 की बजाय जनता से इकट्ठा किया 15,000 रुपए, तो ये जो 3,000 रुपए इसके पास ये जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट रहेगा 4,000 का, क्योंकि इसको टोटल मिला करके 10,000 ही कंपनी को देना है। लीगली तौर पर इसके पास 1,000 रुपए रहने थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज हैं, वो अब किसके पास में रहेंगे? इस जमींदार के पास में रहेंगे, ठीक है? तो तय की गई रकम से जो अधिक वसूली करता था, उसको रखने का भी अधिकार किसको था? जमींदारों के पास था। लगान 10 साल के लिए निश्चित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का या सरकार का कोई भी डायरेक्ट संपर्क किसानों के साथ में नहीं था। बीच में एक वर्ग आता था और वो वर्ग था जमींदार वर्ग, ठीक है? इससे क्या हुआ? कंपनी की आय में उल्लेखनीय तौर पर वृद्धि होती है, ठीक है? जमींदारों को भूमि का स्वामी यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है। मेन बात यहाँ पर यही होती है कि ये स्वामी के रूप में उभर कर सामने आते हैं और किसान मात्र यहाँ पर मजदूर की भूमिका में दिखाई देते हैं, ठीक है? जमींदार जमीन के मालिक हो जाते हैं और किसान मात्र रैयतों के दर्जे पर रहते हैं और जो उनके परंपरागत भूमि संबंधी जो अधिकार थे वो उनसे छीन लिए जाते हैं। जमींदार भूमि के स्थायी मालिक के साथ साथ ही इसको हस्तांतरण कर सकते थे, पैतृक इसको बना दिया गया, यानी हेरिडेटरी इसको कर दिया गया, यानी जो जमींदार है अपनी जमींदारी को अपने पुत्र को, पुत्र के पुत्र को, यानी अपने जो जमींदार का पोता है वहां तक भी इसको ट्रांसफर कर सकता था। इस जब तब तक ये प्रोसेस चलती रहती थी जब तक कि एक निश्चित अमाउंट में जमींदार जमींदारी का पैसा देते रहते थे सरकार को। अगर गलती से कोई जमींदार ये पैसा नहीं दे पा रहा था, तो उसकी जो जमीन थी या जो नीलामी के लिए नीलामी के टाइम पे उसने ली थी बोली लगा करके, तो उसकी जो जमीन थी उसको बेच दिया जाता था। इसे एक सूर्यास्त के नियम से भी जाना जाता है। ये इमेज यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, सूर्यास्त का नियम, सनसेट लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट की टाइम पे यही था कि एक निश्चित तिथि तक अगर जमींदारी से जो वसूल की जाने वाला भू राजस्व है वो जमा नहीं किया गया, तो उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। अब मान लीजिए कोई लिबरल किस्म का जमींदार है और मतलब उदारवादी किस्म का है, और उदारवादी किस्म का होने की वजह से किसानों से उन्होंने ज्यादा जोर हड़प करके पैसे नहीं लिए और वो समय से लगान नहीं चुका पाया, जिसकी वजह से भी उनकी नीलामियां जो उनकी जमीनें थी वो जमींदारियां नीलाम हो रही थी। ये इनकी मुख्य तौर पर विशेषताएं थी। अब कुछ मुख्य विशेषताएं सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं यहाँ पे। मुख्य विशेषताएं हैं स्थायी राजस्व का निर्धारण। इस व्यवस्था में एक आय जो मिल रही थी कंपनी को वो एक स्थायी तौर पर मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि भूमि से लिया जाने वाला जो कर था वो 10 वर्षों के लिए निश्चित कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार बीच में इसको कभी भी नहीं बढ़ा सकती थी, अपनी मर्जी से नहीं ले सकती थी। दूसरी व्यवस्था है जमींदारी व्यवस्था, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता है और किसानों से कर वसूल करने की जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है। और जमीन के ऊपर जमींदारों को वंशानुगत अधिकार मिलते हैं। जमींदार अपनी भूमि को बेच सकते थे या ट्रांसफर भी कर सकते थे, लेकिन यदि वे कर चुकाने में विफल रहे तो उनकी जो जमीनें थी वो नीलाम कर दी जाती थी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। किसानों से यहाँ पर प्रत्यक्ष कर वसूली नहीं थी। ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से कर नहीं लेती थी, बल्कि जमींदारों के माध्यम से वो वसूली करती थी। कृषि सुधार की योजनाएं, ये सोचा गया था कि जब एक लंबे टाइम तक के लिए यानी 10 सालों तक के लिए जब हम जमीन किसी को देंगे तो जमींदार भूमि में निवेश करेंगे, कृषि सुधार करेंगे, लेकिन इसके उल्टा हुआ कुछ। अगर मेजर सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो मतलब जो जहाँ पर थोड़े बहुत सुधार हुए हैं, नहीं तो जो मेजर एरिया है वहां पर किसानों का शोषण ही हुआ है। आरंभ में ये व्यवस्था बंगाल में लागू की गई थी, बाद में इसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी या बनास का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में इस व्यवस्था को लागू किया गया। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़े इसके ऊपर, तो इम्पैक्ट में हम देखते हैं प्रभाव में जमींदारों को लाभ हुआ, वे अमीर बन गए और शक्तिशाली हो गए। अब वो किसानों के ऊपर अपनी धौंस जमाने लग गए।
ठीक है? लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात में काफ़ी बड़ी जो मात्रा थी, वो धनराशि ज़मींदारों को प्राप्त होती थी, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी अमीर हो गए और अमीर होने के बाद में ये लोग शहर की तरफ में पलायन कर जाते हैं, गाँव छोड़ कर के। तो बहुत से जो जमींदार थे वो गाँव छोड़कर शहरों में बस गए थे। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको एक ऐसा वर्ग यहाँ से मिल जाता है जो कि सरकार के प्रति बहुत ही निष्ठा निभाता है अपनी, यानी सरकार का एक चापलूस कह सकते हैं। अ, सरकार को एक ऐसा सामाजिक वर्ग मिलता है जो सरकार के प्रति बहुत ही निष्ठा अपनी रखता है अंग्रेजी सत्ता के प्रति, क्योंकि उनको ये लगता था कि हम जितनी चापलूसी करेंगे उतनी दिन तक हम अपनी जिम्मेदारियों को बचा करके रख सकते हैं। और यही एक मेजर कारण बनता है कि जब भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह किए जाते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के कुछ विद्रोह हो या फिर जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पे जो मेन 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ, उन सभी विद्रोह में अ, विद्रोह को कुचलने में सरकार की सहायता करता है ये ज़मींदार वर्ग। इसी टाइम पे आप देखते हो कि ना बहुत सारी जो ज़मींदारी संस्थाएँ हैं, वो निकल कर के आती हैं, अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए और ज़मींदारी के लिए, जिसमें लैंड ओनर्स एसोसिएशन वगैरह है, ठीक है? लैंड ओनर एसोसिएशन है या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन है। ऐसे बहुत सारी जो संस्थाएँ हैं वो निकल कर के आती हैं। तो और ये स्वतंत्रता संघर्ष में सरकार के प्रति अपनी अटूट जो निष्ठा है वो दिखाती हैं। अब इससे किसानों का शोषण होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अधिक कर वसूली के कारण किसान कर्ज में डूब जाते हैं और भूमि से वंचित हो जाते हैं। ये जो राइट का निशान है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। बाकी तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हम जो देख रहे हैं वो ज़्यादा है। किसानों का शोषण होता है, अधिक कर वसूली के कारण किसान कर्ज में डूब जाते हैं और भूमि से भी वो वंचित हो जाते हैं, क्योंकि जो परंपरागत अधिकार थे ज़मीन के ऊपर, अब वो उनसे ट्रांसफ़र होकर के ज़मींदारों के पास में चली जाते हैं। ब्रिटिश सरकार को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो ज़मींदार वर्ग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल कर रहा है और सरकार को देने की बजाय अपने पास ज़्यादा पैसे रख रहा है। राजस्व स्थायी तो हो गया था, लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, बढ़ती कृषि उपज से अधिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था। कुछ एरिया में ऐसा भी था जहाँ पर कंपनी के कर्मचारियों को जो लगान व्यवस्था थी उससे मुक्ति मिल गई थी। मुक्ति जिससे वे कंपनी के व्यापार पर अब ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, प्रशासनिक व्यय में कमी आ रही थी, प्रशासनिक कुशलताएँ बढ़ रही थी। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जो ब्रिटिश को जो लाभ होता है वो, ठीक है? ये तो नुकसान हो गया, राजस्व में नुकसान होता। लाभ क्या हुआ, प्रशासनिक तौर पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ था, ठीक है? वो सही तरीके से काम कर सकते थे ये, क्योंकि बीच में बिचौलिया एक ज़मींदार वर्ग आ गया था, जिसकी वजह से इन लोगों को ज़्यादा प्रशासनिक कुशलता की तरफ ध्यान देना पड़ा और उनकी जो प्रशासनिक कुशलता बढ़ने से प्रशासनिक व्यय में भी काफ़ी कमी आती है। अब राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं के कारण जो जमींदार थे उन्होंने कृषि में स्थायी रूप से रुचि लेनी थोड़ा शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है कुछ एरिया में और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। कृषि में जब उन्नति हो रही है तो व्यापार भी बढ़ रहा है, उद्योग भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेजर जो एरियाज़ हैं उनमें कृषि उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि ज़मींदार केवल कर वसूली में रुचि रखते थे, जिससे भूमि सुधार नहीं हुआ और कृषि में गिरावट आई। दोनों ही पक्ष हैं इसके, ठीक है? कि जब कुछ क्षेत्र में ऐसे थे जहाँ पर ज़मींदार केवल टैक्स वसूल करने से मतलब रखते थे और भूमि सुधार नहीं हुए। केवल कुछ ही एक एरिया ऐसे रहे थे जिसमें कृषि उत्पादन में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, ठीक है? ये उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेजर यहाँ पर एक चीज़ हुई, सबसे अधिक जो हानि हुई वो किसानों को हुई। भूमि संबंधी जो उनके परंपरागत जो अधिकार थे, वो यहाँ छीन लिए जाते हैं और स्वतंत्रता संघर्ष में भी हानि होती है, क्योंकि ज़मींदार वर्ग जो आम जनता है या जो सिपाही विद्रोह है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह और ये अंग्रेज भक्त बना रहा और कई अवसरों पर तो इन्होंने राष्ट्रवादियों के विरुद्ध भी सरकार की काफ़ी मदद की थी। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इसका जो अगर एक कुल मिलाकर के देखा जाए जिसको हम निष्कर्ष कह सकते हैं, तो निष्कर्ष तौर पर यही आता है कि ये जो व्यवस्था है वो असफल साबित होती है। हालाँकि कंपनी की कुछ क्षेत्र में आय बढ़ी,
लेकिन दीर्घकालिक लाभ इससे प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए इस व्यवस्था को भारत के अन्य भागों में लागू नहीं किया गया और स्वतंत्रता के पश्चात से तो इस व्यवस्था को भारत के सभी एरिया से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है किसान, यानी पिछली व्यवस्था की जो कमियां थी, अब इन्होंने उन कमियों को दूर करने की कोशिश की। तो पिछली व्यवस्था में हम देखते हैं कि जमींदार वर्ग एक बिचौलिए की भूमिका में है, ठीक है। ये किसान है, किसान लगान दे रहे थे जमींदारों को और जमींदार जाकर के देता था कंपनी को। बीच में आधे से ज्यादा रकम कंपनी के अनुसार जमींदार हड़प रहे थे, जिसकी वजह से ये एक वर्ग था जो अमीर होता जा रहा था। इसीलिए कंपनी सोचते हैं कि अगर इसी वर्ग को यहाँ से हटा दिया जाए, तो हटा देने से क्या होगा कि अब जो डायरेक्ट, जैसे ही ये जमींदार वर्ग बीच में से हटा, वैसे ही प्रॉफिट जो बीच में जा रहा था वो भी किसको ट्रांसफर हो सकता था, कंपनी को, ऐसा कंपनी ने सोचा। इसीलिए अब जो डायरेक्ट लेन देन है वो किसान और कंपनी के बीच में यहाँ पर दिखाई देता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे थॉमस मुनरो, उनके द्वारा 1820 में ये व्यवस्था शुरू की जाती है। इस व्यवस्था में मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ भागों में इसे लागू किया गया है, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ एरियाज में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। कुर्ग का भी इसमें कुछ क्षेत्र शामिल था, जिसको वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं। उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुल क्षेत्रफल था, उस कुल क्षेत्रफल के 51% हिस्से में ये व्यवस्था लागू की जाती है। इसमें बॉम्बे में लागू करने का जो श्रेय जाता है वो बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर थे एल्फिंस्टन, उनको जाता है। इसके अलावा अलेक्जेंडर रीड ने भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले की थी। सरकार ने रैयतों यानी किसानों से अब सीधा संबंध करके सीधा बंदोबस्त करते हैं और रैयतों को भूमि के मालिकाना हक दे दिए जाते हैं और कब्जेदारी भी अधिकार दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को कर जो या लगान है वो अदा करते हैं। अब इससे एक भूमि का स्वामित्व की भावना आती है किसानों में, इस इमेज के जरिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जो बीच में एक जमींदारी वर्ग था, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और ये सारे के सारे जैसे जो फार्मर हैं वो डायरेक्ट आकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना टैक्स पे कर रहे हैं। यानी जमींदारों के स्थान पर अब भूमि का स्वामी बन जाते हैं फार्मर्स। इनको जमीन संबंधी जो भी अधिकार है वो दे दिए जाते हैं और किसानों से या रैयतों से अलग अलग समझौते कर लेती है सरकार। और यहाँ पर एक सबसे मेजर बात ये थी कि जो प्रोडक्शन होता था, जो लगान वसूल यहाँ पर किया जा रहा था, वो लगान क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था, प्रोडक्शन के आधार पर नहीं किया जा रहा था। यानी जितना भी एरिया रहेगा उस एरिया के अकॉर्डिंग ही लगान निश्चित किया जाता था, लगान हो रहा था एरिया के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर एरिया इम्पोर्टेंट था, प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ ये इस बात पर निर्भर नहीं था। यानी उपज के आधार पर ना हो करके, उपज के आधार पर ना हो करके लगान लगाया जा रहा था क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर लगान लगाया जा रहा था। ये इस व्यवस्था की मुख्य खासियत थी। बिचौलियों का जो वर्ग था उसको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब जो क्योंकि जमीन से जो राजस्व मिल रहा है वो बीच में जमींदार जब नहीं हड़पेंगे तो कंपनी की जो आय है उसमें वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। अब किसानों से डायरेक्ट कर वसूल किया जा रहा था, जिसकी वजह से जमींदारों की यहाँ पर भूमिका खत्म हो जाती है, किसान ही भूमि के स्वामी बन जाते हैं और रैयत या किसान को भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता है, इन किसानों को मालिकाना हक मिल जाता है। समय समय पर हालांकि इसमें कर संशोधन होते हैं, कर की राशि स्थायी नहीं थी बल्कि ये 30 वर्षों में पुनः निर्धारित की जाती थी। कर की राशि स्थायी नहीं थी प्लस उच्च कर की दरें थी, यानी हाईएस्ट जितना ले सकते थे वो उपज का या क्षेत्रफल उस हिसाब से वो टैक्स लगाते थे। यानी कई बार किसानों को उनकी उपज का 45 से 50% तक कर के रूप में भी देना पड़ता था। कारण क्या था? क्षेत्रफल के आधार पर लगाया जा रहा था, प्रोडक्शन उतना ज्यादा हो नहीं रहा था जमीन में,
मेजर सुधार किए नहीं गए थे कुछ भूमि संबंधित, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वैसे कम होता था। लेकिन जब क्षेत्रफल के हिसाब से लगान की हम बात करते थे, एरिया के हिसाब से लगान की हम बात कर रहे हैं, तो कुल उपज का 45 से 50% तक कर के रूप में देना पड़ता था। और कर की बेरहम वसूली की जाती थी। यदि किसान समय पर कर नहीं चुका पाते तो उसकी भूमि छीन ली जाती थी। कृषि उत्पादन में सुधार की अपेक्षा सरकार ने सोचा कि किसान अपने खेतों में निवेश करेंगे। उनको लगा कि जब किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिल गया है, तो अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कौन करेंगे? किसान करेंगे अपने खेत में। लेकिन जब टैक्स वसूली ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण किसान और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मान लीजिए कि कोई किसान है जिसको अपनी ज़मीन बचानी है और उसको टैक्स भी पे करना है, तो किसान की उपज का चला गया 45 टू 50% तो ले गए यही सरकार। अब क्योंकि उसको अपना घर भी चलाना है, घर चलाने की वजह से या कई बारी प्राकृतिक आपदाएँ आने की वजह से मान लीजिए उसको उपज उतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो राजस्व देने के लिए उसको साहूकार जो उस समय के महाजन थे या साहूकार थे, उन लोगों से ये ऋण लेता था। और ये जो ऋण था ये बहुत ही जिसमें जो दरें थी ब्याज की, वो बहुत ही ज़्यादा थी। जिसकी वजह से ब्याज बार-बार चढ़ने की वजह से मूलधन से कई गुना ब्याज हो जाता था और बाकी की जो किसान की फसल थी उसको ये महाजन लेकर के चले जाते थे। यहाँ पर भी किसानों का शोषण देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार किसान अपनी भूमि को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी मात्रा में ऋण ले रहे थे, ऋण की वजह से वो कंगाल होते जा रहे थे। अपना ये उत्पादन बेचते थे जो गाँव का साहूकार या महाजन है उसके पास में, और वो इनकी आधी से ज़्यादा जो उपज है उसको ले जाता था ब्याज के रूप में, जिसकी वजह से भी किसान बहुत भयंकर तरीके से गरीब होते हुए जा रहे थे। तो 2 यहाँ पर नुकसान देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेजर जो नुकसान है वो 45 टू 50% आय के रूप में सरकार लेकर के चली जाती है। दूसरा है साहूकारों से लिया गया ऋण, जो उनके ऊपर एक बोझ का काम करता है। तीसरी व्यवस्था एक और नुकसान देखने को मिलता है ये यहाँ पर, क्योंकि बेरहम वसूली की जा रही है, टैक्स अगर किसान नहीं चुका पा रहा है, तो उनकी जो भूमि है वो छीन कर किसी और को दी जाती थी। अभी ये भूमि छीन कर के किसी और को किसको दी जाएगी? गाँव के ही किसी दूसरे व्यक्ति को, जो इन्हीं के गाँव का रहेगा, गाँव के ही व्यक्ति को। इस वजह से यहाँ पर एक जो स व्यवस्था थी, जो सामाजिक देख-रेख भाईचारे की जो व्यवस्था थी, वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। और किसानों को अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था और उनको बलपूर्वक खेत जोतने के लिए भी बाध्य किया जाता था। ये इस व्यवस्था के मुख्य तौर पर दोष थे। ठीक है? उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक सामूहिक स्वामित्व की जो अवधारणा थी वो भी खत्म होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पहले सामूहिक स्वामित्व मतलब जमींदार का होता था, अब वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इस व्यवस्था के? इम्पैक्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वो ये है कि ज़मींदारों का अंत हो जाता है, बिचौलियों का अंत, और यही इसका मेन उद्देश्य भी था, एम यही था इनका, बिचौलियों का अंत करना। किसानों को भूमि का स्वामित्व मिलने से ज़मींदारी प्रथा का अंत होता है। किसानी की जो गरीबी है वो भारी करों के कारण ये गरीबी के चक्कर में फँस जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। अब भुखमरी है, अब ज़मीन इनकी कुछ सरकार उपज के रूप में लेकर के चली गई है जो प्रोडक्शन है, और कुछ महाजन ले गया, जिसकी वजह से अगली बार भू राजस्व देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, और पैसे ना होने की वजह से और भुखमरी भी है, क्योंकि उपज का 40 यानी 40 से 50% ले गई ये कंपनी, और बाकी जो बचता था वो मान लिया 30% भी अगर साहूकार ले गया, तो इनके पास कितना बचता था 20%। 20% में ये अपना परिवार पालें या फिर ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करें, बीज लाएँ, खाद लाएँ। ठीक है, ये सब समस्याएँ थी जिसकी वजह से भुखमरी बढ़ रही है, और भुखमरी होने की वजह से जो और उच्च कर वसूली की वजह से ये लोग पलायन कर जाते हैं। तो उच्च कर वसूली और खेती की विफलता के कारण किसानों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ती है, और एक पलायन वहाँ से देखने को मिलता है। लोग गाँव छोड़ कर के भूमि से हाथ धो कर के चले जाते हैं। सरकार को भी यहाँ पर कम लाभ होता है। सरकार को स्थायी बंदोबस्त की तुलना में हालाँकि ज़्यादा राजस्व मिलता है, लेकिन किसानों की बदहाली के कारण भी यह प्रणाली असफल रहती है। उम्मीद है ये बातें आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी समझ में आए होंगे।
अब नेक्स्ट जो व्यवस्था है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे आती है और लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स आकर के इस व्यवस्था को शुरू करते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता है वो हाल मैकेंजी को माना जाता है। हाल मैकेंजी, ये इस व्यवस्था के जन्मदाता हैं, ठीक है? जन्मदाता हैं हाल मैकेंजी। 1819 में इन्होंने एक अपना प्रतिवेदन भेजा जिसमें महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, यानी शुरू किया। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन के बंदोबस्त में ये सबसे अच्छे रूप में सामने आती है 1833 में। तो इनसे जुड़े 2 व्यक्तियों के और भी नाम हैं हेस्टिंग्स के अलावा, मार्टिन बर्ड मार्टिन बर्ड और दूसरा है जेम्स थॉमसन जेम्स थॉमसन। ये इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% जो क्षेत्र है उसमें इसे लागू किया जाता है। महाल का मतलब होता है प्रधान, जो गांव का सरपंच है या प्रधान है उसको कहा जाता था महाल। महाल व्यवस्था में इसमें जो कर है वो एक महाल, जो गांव या महाल है उसकी एक इकाई के आधार पर वसूल किया जाता था। 1822 में इसको हाल मैकेंजी ने शुरू किया, लेकिन इसने 1819 में अपना प्रतिवेदन दे दिया था और शुरू की गई थी फिर ये 1822 में। इस व्यवस्था में दक्कन का जो कुछ क्षेत्र था, उत्तर भारत का क्षेत्र, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। 1833 में बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे संशोधित करके पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में लागू किया था। शुरुआत में 30% हिस्से पर होती थी, जिसमें दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। महलवाड़ी व्यवस्था को अगर बारीकी के साथ में समझा जाए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हरियाणा, पंजाब की तरफ में एक सिस्टम अभी भी देखने को मिलता था जिसको हम कह सकते हैं एक लंबरदार वाली व्यवस्था, ठीक है? नंबरदारी जो सिस्टम था, महाल या प्रधान जिसको कहा जाता है, वो। ये एक व्यवस्था है जिसमें मान लिया इन सब का जो सरदार है वो ये आदमी है, सरपंच है ये गाँव का। तो सारे के सारे किसान जो हैं वो अपना राजस्व ला करके इस महाल या प्रधान के पास जमा कर देते, और ये महाल या प्रधान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में जा कर के टैक्स पे करता था, ठीक है? इसमें जो सिस्टम था वो ज़मींदारी से थोड़ा-सा हट के था। यहाँ पर सामूहिक स्वामित्व की भावना देखने को मिलती है कि कुल मिलाकर वहाँ पर ज़मींदार नीलामी में ज़मीनें खरीदता था और उसके बदले में उस ज़मीन पर मालिकाना हक ज़मींदार का ही था। यहाँ पर हक किसका है? किसानों का ही है। लेकिन एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना देखने को मिलती है। पूरा गाँव का जो टैक्स कलेक्शन है वो जाता है सरपंच, प्रधान या फिर महाल के पास, जिसको लंबरदार भी कहा जाता था, और ये महाल, लंबरदार, प्रधान जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स वसूल करके देता था। इससे ये होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको जो प्रशासनिक अधिकारी की ज़रूरत पड़ती थी रैयतों से, जब वो हर एक किसान के साथ में समझौता कर रहे थे पिछली व्यवस्था में, उससे छुटकारा मिल जाता है और बहुत ही आराम से कोई भी अधिकारी जाकर के, एक आदमी यहाँ पर महाल के साथ में जाकर के जो भी टैक्स वसूली है वहाँ से आराम से कर सकता था। अब ये व्यवस्था मुख्य तौर पर देखी जाती है दक्कन के क्षेत्र में, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र में, आगरा, अवध और मध्य प्रांत के क्षेत्र में, ठीक है? इसको एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, जो महलवाड़ी सिस्टम है वो ये वाला जो ज़ोन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब का क्षेत्र यहाँ पर मुख्य तौर पर अपनाई गई थी। और जो परमानेंट सेटलमेंट आपका यहाँ पर था, और रैयतवाड़ी सिस्टम बॉम्बे, मद्रास के कुछ क्षेत्रों में ये लागू थी। मुख्य विशेषताओं की यहाँ पर अगर हम बात करें तो गाँव आधारित कर व्यवस्था थी। इसे जो उससे पहले एक बारी माहलवाड़ी व्यवस्था का जो क्षेत्र है उसको यहाँ से भी समझ सकते हैं आप, इस मैप के ज़रिए काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, जो उत्तर-पश्चिमी प्रांत वाला जो क्षेत्र है, इधर, इसके अलावा पंजाब का एरिया है, हरियाणा वर्तमान का जो क्षेत्र है वो, आगरा क्षेत्र है, अवध का जो क्षेत्र है, मध्य प्रांत का क्षेत्र है और पंजाब वाला जो सेक्टर है, इन सभी जो मेजर एरियाज़ थे, यहाँ पर महलवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था। महलवाड़ी सिस्टम की मुख्य विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं, अब हम उन पर चलते हैं।
महालवाड़ी व्यवस्था गांव आधारित कर व्यवस्था थी। महल यानी गांव को राजस्व की इकाई माना जाता था और कर पूरे गांव से लिया जाता था। इसमें किसानों और पंचायतों की भागीदारी थी। गांव के किसान सामूहिक रूप से कर के लिए जिम्मेदार होते थे और कर का निर्धारण एक पंचायतें करती थी। कर का जो पुनर्निर्धारण है यानी राजस्व का निर्धारण हर 30 सालों में फिर से किया जाता था, यानी पुनः किया जाता था, जिससे सरकार कर दर बढ़ा सकती थी। कर की अधिक दरें, जिसकी वजह से किसानों को उपज का 66% तक भी कर के रूप में देना पड़ता था। भूमि का स्वामित्व, यहाँ पर किसान ही भूमि के मालिक थे, भी हमने बात किया, लेकिन सरकार उनसे सीधे कर नहीं लेती थी, बल्कि गांव के मुखिया, जिसको लंबरदार या पंचायत, इसे वसूल करके सरकार को देती थी। कृषि सुधार की अपेक्षा थी की गई थी। सरकार को उम्मीद थी कि जब सामूहिक उत्तरदायित्व होगा और कृषि के अधिकार किसानों को मिलेंगे, जिसकी वजह से कृषि में सुधार होगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत, क्योंकि यहाँ पर भी गरीबी थी, अकाल पड़ रहे थे और ग्रामीण समुदाय को भी खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ रहा था और लगान की उच्च दरों की वजह से एक पर्याप्त मात्रा में लगान ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लेकर के चली जाती थी। इसको आप समझ सकते हैं, ये लगान मूवी का एक सीन है, शायद आप लोगों को याद होगा, जिसमें पूरा का पूरा गांव टैक्स पे करना होता था और अपने गांव को लगान से बचाने के लिए ये क्रिकेट का गेम खेलते हैं और बाद में पूरे गांव को लगान से मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, तो महलवाड़ी सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण ये हो सकता है। अब यहाँ पर इसके जो प्रभाव पड़े वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना यहाँ पर देखने को मिलती है कि पूरा गांव यानी किसान संगठित होकर के काम करते हैं और अपना जो पैसे हैं वो देते हैं महल को। भारी करों से किसानों पर बोझ तो यहाँ पर भी है, क्योंकि अत्याधिक कर की वजह से किसान गरीब होते जा रहे हैं, कर्ज और बेदखली हो रही है। अगर गांव कर चुकाने में असमर्थ रहता है तो फिर किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। ये व्यवस्था यहाँ पर भी थी। कृषि में कोई सुधार नहीं है। कर की दर अधिक होने के कारण किसानों के पास में खेती सुधारने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं बचे। किसानों का शोषण यहाँ पर भी है ज्यादा। गांव के मुखिया जो लंबरदार हैं और अमीर किसान एक गरीब किसानों का शोषण करने लगते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इस व्यवस्था का परिणाम ये भी होता है कि जो ग्रामीण समुदाय है उसका कुछ मात्रा में सामाजिक दृष्टि से विखंडन होता है और ये विखंडन काफी विनाशकारी और आर्थिक दृष्टि से विफल होता है। खाद्यान्नों की कमी के कारण से 1800, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कर बहुत ज्यादा है और कर बहुत अधिक होने की वजह से लगातार हमें देखने को मिलेंगे अकाल। 1866 से लेकर के यानी 1866 से लेकर के 77 का जो टाइम पीरियड है, वहां उस समय पर उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ते हैं और इन अकालों की वजह से 19वीं शताब्दी के अकालों में इसे आपदा का महासागर भी कहा जाता है। समझ में आया? उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर एक थोड़ा-सा सिस्टम है जो डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं इन पूरे तीनों के तीनों सिस्टम में, आसानी से आप लोगों को रिवीजन के लिए। यानी रैयतवाड़ी जो एक सिस्टम था, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी डायरेक्ट टैक्स लेती थी फार्मर से यानी किसानों से। इजारेदारी में एक मिडलमैन या बिचौलिया था, जो किसान मिडलमैन को देते थे, मिडलमैन जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। जमींदारी सिस्टम भी यही था, जिसको आगे इजारेदारी का ही नाम चेंज होकर के थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ में जमींदारी सिस्टम आता है, जिसमें फार्मर बीच में मिडलमैन होता है, जमींदार आता है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करता था। महलवाड़ी सिस्टम में भी यहाँ पर मिडलमैन देखने को मिलता और ये जो मिडलमैन है वो गांव का महाल है यहाँ पर, या सरपंच है या प्रधान है। ठीक है, तो रैयतवाड़ी में केवल डायरेक्ट टैक्स पे की व्यवस्था थी, अदरवाइज बाकी तीनों जो सिस्टम है इजारेदारी, जमींदारी और महलवाड़ी, इन सभी में एक बिचौलिए की भूमिका देखने को मिलती है। उम्मीद है ये सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।